नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल मौर्य और आइए आगे बढ़ाते हैं 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सीरीज के अगले पार्ट को। इस सीरीज के 3 पार्ट पहले आ चुके हैं, ये इसका चौथा पार्ट है। यदि आपने बाकी के 3 पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और यदि आपको इस सीरीज की पीडीएफ चाहिए या अन्य पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के पहले कमेंट में जाकर जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक की ओर। पहले टॉपिक से बता दूं कि आज जो हम 10 टॉपिक ले रहे हैं उनमें से जो टॉपिक्स हैं वो है अटल सुरंग, और दूसरा है वैक्यूम बम, तीसरा है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बनते हैं, हर साल बनते हैं। और इसके अलावा इसकी एक और रिपोर्ट 2030 में भी आने वाली है। और इसके अलावा अगला जो टॉपिक होगा आपके लिए वो होगा उत्तर प्रदेश में वातावरण, जो कि जिससे सवाल बनना स्वाभाविक है क्योंकि अगर यूपीपीसीएस का पेपर दे रहे हैं तो उसके भी सवाल बनेंगे। इसके अलावा पर्यावरणीय आपात से भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जो अगला टॉपिक है। भारत द्वारा चलाए गए कुछ रेस्क्यू अभियान है, जैसे कि ऑपरेशन देवी शक्ति था, वंदे भारत मिशन था, ये इनसे भी सवाल बनते हैं, तो इन्हें भी हम देखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये टॉपिक भी हम देखेंगे। डीप ओशन मिशन देखेंगे। और गिग वर्कर, एक शब्द बड़ा चर्चा में रहा है, गिग वर्कर, इस टॉपिक को भी हम कवर करेंगे। इसके अलावा ग्रीन बॉन्ड, ब्लू बॉन्ड और एनवायरनमेंट बॉन्ड या जलवायु बॉन्ड, ये सब भी हम देखेंगे। और वेब 3.0 भी चर्चा में रहा है, उसे भी हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला टॉपिक अटल सुरंग, यानी 31वां टॉपिक। प्रधानमंत्री ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सभी मौसम में खुली रहने वाली, याद रखिएगा, सभी मौसम में खुली रहने वाली अटल सुरंग का 3 अक्टूबर 2020 को उद्घाटन किया। इस सुरंग के निर्माण में की जो आधारशिला है वो 2010 में रखी गई थी, यानी 10 साल लग गए हैं इसके बनने में। और यह सुरंग अब इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर देखिएगा कि एक सुरंग कहाँ से कहाँ तक जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। यह सुरंग पीर पंजाल के पूर्वी भाग में लेह मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है। ठीक है ना, तो कहाँ पर है ये? पीर पंजाल के पूर्वी भाग में लेह मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग के रोहतांग दर्रे के नीचे। इंपॉर्टेंट है, रोहतांग दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है। इसके अलावा पीसीएस में इसकी लंबाई वगैरह भी पूछ ली जाती है। तो इसकी जो लंबाई है वो 8.8 किलोमीटर है और 10,000 फीट की ऊंचाई पर ये बनी है। और यह विश्व पर स्थित सबसे लंबा हाईवे सुरंग है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि अगर कोई कीर्तिमान स्थापित किया गया है तो वो कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये एक प्रकार का कीर्तिमान है जो आपसे पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं आगे। अगले टॉपिक है वैक्यूम बम। वैक्यूम बम क्या है? देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा बम जो आसपास वैक्यूम क्रिएट कर दे। वैक्यूम क्या क्रिएट कर दे, मतलब आसपास की जो हवा है उसको सोख ले, तो ये वैक्यूम बम हो जाएगा। तो इसमें है कि वैक्यूम बम को थर्मोबैरिक हथियार भी कहा जाता है। यह अब तक विकसित सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु हथियारों में से एक है, यानी कि ये परमाणु हथियार नहीं है, गैर परमाणु हथियार है। और वैक्यूम बम या थर्मोबैरिक हथियार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में तापमान पैदा करता है। और ये तापमान पैदा करने के लिए अपने आसपास की ऑक्सीजन, हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ जलती है तो वो ऑक्सीजन ग्रहण करती है, ऑक्सीजन को सोख लेती है। तो यही कारण है कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर जनरेट करने के लिए आसपास की पूरी ऑक्सीजन को ये सोख लेता है। और यही कारण है कि जब आसपास की ऑक्सीजन सोख लेगा तो वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, निर्वात उत्पन्न हो जाएगा, इसीलिए इसे वैक्यूम बम कहा गया है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है कि यह पारंपरिक हथियारों की तुलना में बहुत शक्तिशाली विस्फोट को अंजाम देते हैं। इसके धमाके की तीव्रता इतनी ज़्यादा है कि लहर बनती है, एक तीव्र तीव्र लहर बनती है कि आसपास मौजूद मानव शरीर तुरंत भाप में बदल जाता है। मतलब इतना टेम्परेचर जनरेट करता है कि मतलब इंसान भी भाप बन जाए। जबकि दूर के लोगों पर इसका इतना प्रभाव पड़ता है कि आंतरिक अंगों में खून बहने लगता है। तो इतना प्रभावशाली बम है ये वैक्यूम बम। अब ये कब इस्तेमाल में लिया गया? ये हथियार पहले तो हवा में स्प्रे छोड़ते हैं जिनमें धातु, ज्वलनशील धूल या केमिकल रॉक के बहुत बारीक कण होते हैं। थर्मोबैरिक हथियारों को 1960 के दशक में, मैंने बताया ना कब यूज किए गए थे, 1960 के दशक में, यानी कि वही 1951 से 1960 के बीच में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने विकसित किया था। यानी कि अमेरिका और रूस दोनों ने विकसित किया, तब के सोवियत संघ दोनों ने विकसित कर लिया था ये वैक्यूम बम। लेकिन क्या कभी इसका इस्तेमाल हुआ? नहीं, इसका इस्तेमाल कभी नहीं हो पाया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण उन्होंने ना तो किसी दूसरे देश को इसे बेचा और ना ही सार्वजनिक तौर पर इसका इस्तेमाल किया। तो वैक्यूम बम अभी चर्चा में फिर से इसलिए आया, रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में हर तरह के हथियार, जो सबसे जो खतरनाक से खतरनाक हथियार हो सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर वार को टालने की कोशिश की जा रही है, इसलिए न्यूक्लियर हथियारों के अलावा जो भी खतरनाक से खतरनाक हथियार हो सकते हैं वो चर्चा में आए। तो वैक्यूम बम भी चर्चा में आया, जो 1960 के दशक का सबसे खतरनाक हथियार था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। देखिए, हालांकि
वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 भी आने वाली है, जनवरी या फरवरी में आ जाएगी 2023 के में। लेकिन आपको पुरानी जो रिपोर्ट है 2021 की रिपोर्ट है उसके फैक्ट पता होने चाहिए, तभी आप 23 वाली के उससे तुलना कर सकते हैं। और आईएएस के एग्जाम में तो 2023 से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन यदि आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि पीसीएस के एग्जाम में पिछली रिपोर्ट जो बीती हुई रिपोर्ट होती है उनसे सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो वन सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट महत्वपूर्ण है, आइए इसे देख लेते हैं। जनवरी 2021 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी की, जिसे भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार किया गया। केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कौन जारी करता है? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसे जारी करता है। इसके अलावा इन्होंने बताया क्या है? बताया यह है इस रिपोर्ट में मेन रूप से, मतलब अगर ऊपरी तौर पर देखा जाए तो इन्होंने बता दिया है कि देश का कुल वन और वृक्षों से भरा क्षेत्र 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है? देश में वृक्ष और वन सब मिला दिया जाए तो 80.9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र भारत में है, जो अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 24.62% है। मैंने आपको 3 फैक्ट बता दिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं। पहला तो इसका मंत्रालय, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये तो खैर सामान्य सवाल है और जानते भी हैं। लेकिन अगला जो फैक्ट है वो इंपॉर्टेंट है कि कितना क्षेत्र वन और वृक्ष में आता है, तो 80.9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र देश का आता है इसमें, वन और वृक्ष में। इसके अलावा प्रतिशत में कितना आता है? प्रतिशत में 24.62% कुल वन और वृक्षों से भरा क्षेत्र है। वर्ष 2019, चूंकि हर 2 साल में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी होती है, तो 2019 में जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आई थी उसकी तुलना में देश में कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 2 सालों में कितनी वृद्धि हुई है? तो 2261 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है, वन क्षेत्र, उसमें वृद्धि हो गई है, जिसमें से वर्ष 2019 की तुलना में वातावरण क्षेत्र में 1.54 वर्ग किलोमीटर, और यानी जो वनावरण क्षेत्र में 1.540 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष से भरे क्षेत्र में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। आगे क्या है? आगे है कि प्रतिशत में देखा जाए तो 2019 की तुलना में वन क्षेत्र में 0.22% और वृक्ष कवर क्षेत्र में यानी ट्री कवर क्षेत्र में 0.76% की वृद्धि हुई है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो अभी भी मध्य प्रदेश ही सबसे बड़ा वनावरण वाला क्षेत्र है, यानी कि मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में मतलब जंगल है। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि देखा जाए, प्रतिशत की दृष्टि से नहीं। यहाँ पर आपको कई तरह से सवाल पूछे जाएंगे कि किस राज्य में सबसे अधिक वनावरण है, तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य के सबसे अधिक प्रतिशत हिस्से पर, यानी किस राज्य का सबसे अधिक परसेंटेज हिस्सा वन से घिरा है, तो फिर वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा वनावरण वाला क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर महाराष्ट्र है। जबकि कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में आवरण के मामले में शीर्ष 5 राज्य में पहला मिजोरम है। यानी मिजोरम बहुत छोटा है, लेकिन मिजोरम का 84.53% हिस्सा वनावरण से घिरा हुआ है। तो अगर परसेंटेज के हिसाब से पूछेगा कि किसकी प्रतिशत भूमि सबसे ज़्यादा वनावरण में है, तो मिजोरम। और किस राज्य में सबसे ज़्यादा वनावरण है, तो मध्य प्रदेश। और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का सबसे ज़्यादा हिस्सा परसेंटेज के हिसाब से वनावरण घिरा हुआ है, कितना? 79.33। फिर इसके बाद मेघालय का है, फिर मणिपुर का है और फिर नागालैंड का है। इसके अलावा 75% से अधिक वनावरण वाले क्षेत्र में 5 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें लक्षद्वीप, फिर मिजोरम, फिर अंडमान निकोबार और फिर अरुणाचल प्रदेश और मेघालय है। ठीक है। और यानी ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिनका 75% से ऊपर वनावरण है वो है, सबसे पहला है लक्षद्वीप, फिर मिजोरम, फिर अंडमान निकोबार, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर मेघालय। इसके बाद वर्ष 2019 में वनों में मौजूद बांस की संख्या, अगर बांस की संख्या देखी जाए तो 13,882 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2021 में 53,336 मिलियन हो गई है। ठीक है ना, ये बांस की संख्या है। इसके बाद इसमें इसी रिपोर्ट में पहली बार टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर के जंगलों में एशियाई शेर रहते हैं, इनमें वनावरण का भी आकलन किया गया है। जो टाइगर रिजर्व है और वो है आपके एशियाई शेर जहाँ रहते हैं गिर वन जंगल में, इनमें भी वनावरण का आकलन किया गया है, पहली बार ऐसा हुआ है। और वर्ष 2011 और से 21 के मध्य बाघ गलियारों यानी जो टाइगर कॉरिडोर्स हैं उनके वन क्षेत्र में 37.15 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। लेकिन जो बाघ अभ्यारण्य है उनमें कमी आई है, उनके क्षेत्र में कमी आई है। तो तथ्य क्या है कि इन 10 वर्षों में 20 बाघ अभ्यारण्यों में वनावरण में वृद्धि हुई है। यानी जो जहाँ जहाँ बाघ अभ्यारण्य है उनके वनावरण में तो वृद्धि हुई है, लेकिन 32 बाघ अभ्यारण्यों के वनावरण क्षेत्र में कमी आई है। ठीक है। और आगे क्या है? बुक्सा यानी जो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय उद्यान है, अनामलाई तमिलनाडु का, इंद्रावती छत्तीसगढ़ का, इनके वन क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है। जबकि
कमल कमल राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है, और भद्रा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, और सुंदरबन रिजर्व ये पश्चिम बंगाल में है। इनमें कमी देखी गई है, यहाँ पर कमी होना चाहिए, इनमें कमी हुई है। ठीक है, आगे क्या है, आगे है कि अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में, अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक लगभग 97% वनावरण है। यानी जो पक्के टाइगर रिजर्व है परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा वनावरण इसी टाइगर रिजर्व में है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और 35.46% वन क्षेत्र जंगल की आग से ग्रस्त है। यानी जितना भी वनावरण है उसमें से 35.46% में जो जंगल की आग है उसका खतरा बना रहता है। और इसमें से 2.81% अत्यंत अग्निप्रवण, जबकि 7.85% अति उच्च अग्निप्रवण और 11.51% उच्च अग्निप्रवण क्षेत्र है। और वर्ष 2030 तक भारत में 45 से 64% वन जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान से प्रभावित होंगे, इसका भी आकलन किया गया है। आगे बढ़ते हैं कि देश में मैंग्रोव की स्थिति देख लेते हैं। देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्र 4,992 वर्ग किलोमीटर है, और 2019 के पिछले आकलन की तुलना में मैंग्रोव क्षेत्र में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। आपको ये याद रखना है कि मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि हुई है कितनी, 17 वर्ग किलोमीटर की। और मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य कौन कौन से राज्य में मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि हुई है, तो वो है उड़ीसा 8 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र में 4 वर्ग किलोमीटर और कर्नाटक में 3 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसके बाद अगर देश में कुल कार्बन स्टॉक की बात की जाए तो देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है। और 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। कार्बन स्टॉक में वार्षिक वृद्धि 39.7 मिलियन टन है। और वर्ष 2021 की भारत वन स्थिति रिपोर्ट का यह जो 17वां प्रकाशन है, कौन सा प्रकाशन है, 17वां, जबकि वर्ष 1987 में पहला सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ था। दो फैक्ट और है, ये 17वां प्रकाशन था 2021 वाला, और 1987 में पहला सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम अब वैसे फैक्ट लिए देख लिया जिनसे सीधे सीधे सवाल आते हैं, ये फैक्ट मैंने अलग कर दिए हैं जानबूझ के ताकि ये आपको याद रहे। तो 70% से अधिक वनावरण वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, उनमें से है मिजोरम में 84.53%, अरुणाचल प्रदेश में 79.33% वनावरण अरुणाचल प्रदेश में है, जबकि मेघालय में 76.00% और मणिपुर में 74.34% और नागालैंड में 73.90% वनावरण है। तो ये आपको क्रम याद रखना है, सबसे ज़्यादा मिजोरम में परसेंटेज है, इसके बाद अरुणाचल में, फिर मेघालय में। और फिर इसके बाद अगला देखा जाए तो वनावरण क्षेत्र में वृद्धि वाले राज्य कौन से हैं, कौन कौन से राज्यों ने अपने वनावरण क्षेत्र में वृद्धि की है, तो उसमें सबसे टॉप पर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने 747 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की है। फिर इसके बाद है तेलंगाना, तेलंगाना ने 632 वर्ग किलोमीटर जो वनावरण क्षेत्र है उसमें वृद्धि की है। फिर उड़ीसा है 537 वर्ग किलोमीटर, फिर कर्नाटक और फिर झारखंड है। फिर वनावरण 2021 के मामले में देखा जाए तो 1 वर्ग किलोमीटर उनका क्षेत्रफल, ये हम देखेंगे तो यानी कितना कितना बढ़ा है, फॉरेस्ट कवर हमारा कितना बढ़ गया है, ट्री कवर कितना बढ़ गया है, झाड़ियाँ कितनी बढ़ गई हैं, तो ये सब हम देखेंगे। क्योंकि सीधे से सवाल पूछ लेगा कि फॉरेस्ट कवर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है, और ट्री कवर में कितना वृद्धि हुई है, यानी वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है, या झाड़ियाँ कितने प्रतिशत बढ़ गई हैं, अगर ऐसा सवाल पूछ ले तो उसका भी हमने अलग डाटा तैयार किया हुआ है। तो फॉरेस्ट कवर में हमारा फॉरेस्ट कवर कितना है, वृद्धि नहीं, इसमें है कितना टोटल फॉरेस्ट कवर है, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर का हमारा फॉरेस्ट कवर है, 21.21%। अलग से सवाल पूछ लेता कि सिर्फ वनावरण कितना है, तो वनावरण है 21.21%, जबकि वृक्षावरण कितना है तो 2.91%। ये फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। टोटल 24.62 था, लेकिन उसमें से वनावरण है 21.21%, वृक्षावरण है 2.91%, झाड़ियाँ है 2.46%, गैर वन क्षेत्र है 73.96%। आगे देख लेते हैं। आगे उत्तर प्रदेश, क्योंकि जो यूपी पीसीएस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में भी जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश की वो देख ली जाए। तो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.22 क्षेत्र% ही वन क्षेत्र है। यानी उत्तर प्रदेश के कितने क्षेत्रफल पे वनावरण है, तो 7.22 क्षेत्रफल पे वनावरण है। और वर्ष 2019 की तुलना में वनावरण क्षेत्र में 12 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश के वनावरण में 12 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि भी हुई है। 7.22% क्षेत्र हमारा वनावरण का है और 12 वर्ग किलोमीटर की पिछले 2 सालों में वृद्धि हुई है यूपी में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, और यहाँ 17,384 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वो जंगल है। कितना, 17,384 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जंगल है। और उत्तर प्रदेश का आरक्षित वन क्षेत्र कितना है, तो 11,560 वर्ग किलोमीटर संरक्षित क्षेत्र में आता है, यानी आरक्षित क्षेत्र में आता है, और 296 वर्ग किलोमीटर गैर वनीकृत क्षेत्र में आता है। संरक्षित वन, आरक्षित वन कितना है फिर से देख लेते हैं, मेरे अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आरक्षित वन है 11,560 वर्ग किलोमीटर, संरक्षित वन है 296 वर्ग किलोमीटर, और गैर वर्गीकृत वन क्षेत्र कितना है 5,500
28 वर्ग किलोमीटर। ये उत्तर प्रदेश में वन का जो आंकड़ा है इस प्रकार से है। और उत्तर प्रदेश में पौधों का आच्छादन, यानी जो पौधे लगाए गए हैं उनका आच्छादन 7,421 वर्ग किलोमीटर है। तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है पर्यावरणीय आपात से संबंधित। अभी आपने कई सारे देशों में सुना होगा कि उन्होंने अपने यहाँ पर्यावरणीय आपात की घोषणा की है। पर्यावरणीय आपात की घोषणा कुछ ऐसे की जाती है जब बहुत ज़्यादा पर्यावरण का ह्रास होने लगता है किसी भी कारण से, और खासकर मानव जो कारण है, मानवीय कारण है, उनकी वजह से तब ऐसा किया जाता है। तो जनवरी 2022 में दक्षिण अमेरिका के द्वीप टोंगा के पास समुद्र में आए ज्वालामुखी विस्फोट के बाद फैली समुद्री लहरों के कारण पेरू से 30 किलोमीटर दूर पैम्पिला रिफाइनरी पर उतरने वाले एक टैंकर से 6,000 बैरल कच्चे तेल का रिसाव हो गया, जिससे निपटने के लिए 22 जनवरी 2022 को पेरू की सरकार ने तेल रिसाव के बाद क्षतिग्रस्त तटीय क्षेत्रों में 90 दिवसीय पर्यावरणीय आपात की घोषणा की थी। हुआ यह था कि जो दक्षिण अमेरिका का द्वीप टोंगा है उसके पास ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और वहीं पर जो तेल के टैंकर थे वो नाव से जा रहे थे और लहरों के कारण ये पलट गए और पलटने के कारण 6,000 बैरल तेल समुद्र में गिर गया। तो अब ये 6,000 बैरल तेल जो है ऊपर तैरेगा तो वहाँ के आसपास की मछलियाँ जो हैं वो मर जाएंगी। उस तेल को सोखने के लिए 90 दिन तक के लिए वहाँ पर पर्यावरणीय आपात की घोषणा की गई थी। और जो ये रिसाव है ज्वालामुखी के विस्फोट के परिणामस्वरूप उत्पन्न फ्रिक्स वेव यानी कि अत्यधिक प्रतिक्रियाशील लहरों के कारण हुआ था। यानी जो ज्वालामुखी जब फटा तो लावा बह के आया और उसके कारण तेजी से लहरें उत्पन्न हुई समुद्र में और उन्हीं लहरों के कारण ये घटना घटी। तो चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक, भारत द्वारा चलाए गए रेस्क्यू अभियान। भारत ने कुछ अभी तक पिछले 4-5 सालों में जो महत्वपूर्ण रेस्क्यू अभियान चलाए हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीपीसी से 2-3 साल पहले का भी चीज़ें पूछ लेता है जो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो चलिए देखते हैं पहला रेस्क्यू अभियान। पहला रेस्क्यू अभियान है ऑपरेशन देवी शक्ति। तो अगस्त 2021 में हिंसाग्रस्त अफगानिस्तान में, अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में काफ़ी हिंसा हो गई थी जब तालिबान ने कब्जा किया था। तो भारतीयों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान चलाया गया था जिसे ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया था। तो ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीयों को रेस्क्यू करने से संबंधित है। अगला है वंदे भारत मिशन 2020 में वंदे भारत मिशन चलाया गया था। ये कोरोना के कारण जब बहुत से लोग विदेशों में फंस गए थे तो उनको हवाई मार्ग से जब वापस लाया जा रहा था तो उसके लिए वंदे भारत मिशन चलाया गया था और इसमें लगभग 60 लाख भारतीयों को वापस लाया गया था। और अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो जो कोरोना में ऐसे लोग फंस गए थे जो समुद्र किनारे देशों में फंसे हुए थे तो उनको नौसेना के द्वारा समुद्री मार्ग से लाया गया था। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु वंदे भारत था जो हवाई मार्ग से भारत में लोग लाए गए थे कोरोना के टाइम पे, और समुद्र सेतु में नौसेना के द्वारा समुद्र मार्ग से लोगों को वापस लाया गया था। तो उसको ऑपरेशन समुद्र सेतु नाम दिया गया था। अगला जो ऑपरेशन था वो ब्रुसेल्स से निकासी से संबंधित था। हुआ यह था कि 2016 में बेल्जियम के जेबेटम में ब्रुसेल्स हवाई अड्डे पर तथा मध्य ब्रुसेल्स में मालवीक मेट्रो स्टेशन पर एक आतंकवादी हमला हुआ था और इस अभियान के तहत जेड एयरवेज की फ्लाइट से लगभग 28 क्रू मेंबर समेत 242 भारतीयों को भारत लाया गया था। ये ब्रुसेल्स से 2016 में किया गया था। और इसके बाद ऑपरेशन राहत चलाया गया था 2015 में। तो ऑपरेशन राहत के तहत यमन में जो संकट आया था, यमन में जो आंतरिक हिंसा हो गई थी, उसमें जो भारतीय फंसे थे उनको बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन राहत चलाया गया था। लगभग 47 देशों के 960 विदेशी नागरिकों को भारत में बचाया गया था। विदेशी नागरिकों को भी बचाया था और भारतीय नागरिकों को तो बचाया ही गया था। इसके बाद जो अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन मैत्री, ये भी 2015 में चलाया गया था और नेपाल में जो भूकंप आया था उसमें राहत बचाव अभियान के लिए ये भारत सरकार ने चलाया था। बस आपको इतना ही याद रखना है कि ऑपरेशन मैत्री नेपाल में जब भूकंप आया था तब चलाया गया था। चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो मार्च 2022 में केंद्र सरकार ने मुफ्त राशन वितरण की जो योजना चलाई थी जो अभी भी जारी है, ठीक है ना, इसको सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया था। अभी हाल ही में घोषणा की गई है कि दिसंबर तक ये चलेगा। और इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2020 में की गई थी, वही कोरोना वायरस के दौरान। और इसके अलावा इसे लगातार बढ़ाया जा रहा है, इसलिए चर्चा में है। तो इस योजना के तहत इंपॉर्टेंट क्या है कि इस योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल मुफ्त वितरित किए गए हैं। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है और इसे 2020 में कोरोना के दौरान चलाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि 80 करोड़ भारतीयों को 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल मुफ्त प्रति व्यक्ति जो है इतना दिया जाएगा, इस योजना के तहत दिया गया है। और अगला है डीप ओशन मिशन। अगला टॉपिक है डीप ओशन मिशन। और डीप ओशन मिशन क्या है कि समुद्र की बिल्कुल गहराई में जाकर जो उसका सीबेड होता है वहाँ पर जाकर जो एक रेयर मेटल्स हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण खनिज हैं, उनकी खोज करने के लिए एक मिशन है ये डीप ओशन मिशन। तो इसमें है क्या, केंद्र सरकार ने हाल ही में डीप ओशन मिशन को मंजूरी प्रदान की है और इस मिशन के तहत कुछ दिन पहले समुद्रयान को 500 मीटर की गहराई में शोध के लिए उतारा गया। लेकिन इस वायुयान के
नए सिरे में मानव मिशन के लिए तैयार किया जाए। मतलब अभी तक क्या था कि अभी तक केवल जो समुद्रयान है वही नीचे जा रहे थे, लेकिन अब इसमें मानव को भी अंदर बिठाकर भेजा जा रहा है। और इसमें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की प्रयोगशालाओं के अलावा इसरो भी कार्य कर रहा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और इसरो दोनों मिल के इस मिशन को अंजाम दे रहे हैं, और इसमें अब मानव को भी भेजा जाएगा। होता क्या यार, समुद्र के जो नीचे है, आप जितना नीचे जाते जाएंगे दबाव उतना बढ़ता जाता है, और इस दबाव को एक सामान्य मानव झेल नहीं सकता है। तो इस दबाव को बर्दाश्त करने के लिए विशेष प्रकार के समुद्रयान बनाए गए हैं, जिससे अब मानव मिशन भी अंदर जाएगा। तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है 2024 तक 3 यात्रियों को लेकर समुद्रयान 5 किलोमीटर की गहराई तक समुद्र में उतरेंगे और समुद्र की तलछटी में जो खनिज भंडार है उनकी संभावनाओं को तलाशेंगे। और आगे क्या है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन के निदेशक प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह के अनुसार हिंद महासागर में 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गहन अध्ययन के बाद उन स्थानों की पहचान की गई है जहां बड़े पैमाने पर पॉलीमेटालिक समुद्री जो सामग्री है वो मौजूद। पॉलीमेटालिक क्या होते हैं? ऐसे रेयर खनिज हैं जो बहुत महंगे होते हैं और बहुत ही काम के बहुत ही जो रिसर्च में ये काम आने वाले हैं। और इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो एक संगठन है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, जो परमिशन देता है आपको समुद्र में जाकर रिसर्च करने की, अनुसंधान करने की और खनिजों का अन्वेषण करने की। तो उसने केवल 18,000 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में भारत को शोध कार्य की अनुमति दी है, और इस क्षेत्र में 10 करोड़ मीट्रिक टन पॉलीमेटालिक सामग्री होने का अनुमान है। 10 करोड़ मीट्रिक टन पॉलीमेटालिक जो है, और इस जो ये पॉलीमेटालिक सामग्री है, इसमें इसके प्रोसेस में ये जो पॉलीमेटालिक सामग्री है इसका जब प्रोसेस किया जाएगा तो इसमें बड़ी मात्रा में कोबाल्ट, आयरन, मैग्नीज, कॉपर और निकल मिलने की संभावना है। हालांकि आप जानते हैं कि कोबाल्ट देश में बहुत कम है। अगर ये हमें मिल गया तो हमें इसकी भारी कमी को हम इसको आसानी से पूरी कर सकते हैं, जिसको हम बहुत ज़्यादा मात्रा में आयात कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है गिग वर्कर से संबंधित। अब ये टॉपिक कोरोना के दौरान बड़ा चर्चा में रहा है। गिग वर्कर मैं आपको बता दूं कि कौन होते हैं। वो लोग जो केवल एक प्रकार से ठेके पे काम करते हैं, यानी कि आपको जैसे कि मैं इस वीडियो बनाने के लिए मुझे पीडीएफ बनानी पड़ती है, तो यदि मैं पीडीएफ किसी एक बंदे को हायर करूं और उससे कह दूं कि भाई ये इतना पीडीएफ तैयार करना है और मैं आपको इस पीडीएफ तैयार करने के लिए 1,000 रुपये दूंगा, तो यदि वो मुझे पीडीएफ तैयार करके दे देता है तो मैं उसे 1,000 रुपये दे दूंगा। तो वो व्यक्ति गिग वर्कर है। वो मंथली काम नहीं कर रहा है, ना ही मेरे लिए मेरा कोई वर्कर बन गया है, मेरी ऑफिस में कोई काम नहीं करता, नहीं। वो बस उसने मुझसे एक पीडीएफ तैयार करने का ठेका लिया है, तो वो मेरे लिए गिग वर्कर है। वो अपने ठेके का काम एक निश्चित समय पूरा करेगा और मैं उसको पेमेंट कर दूंगा और मेरा उससे नाता खत्म हो जाएगा। ये होते हैं गिग वर्कर। आपने जो ये वो देखे होंगे जो जोमेटो वगैरह में आपको डिलीवरी करते हैं, ये भी एक प्रकार के गिग वर्कर हैं। इनमें भी ये कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कि हाँ हम इतना आपका जो डिलीवरी कर देंगे और उनको उसके बदले में पेमेंट मिल जाएगी। ये भी एक प्रकार गिग वर्कर हैं। तो कोरोना के दौरान ऐसे वर्कर्स की संख्या बढ़ी है, ऐसे वर्कर्स को ही गिग वर्कर कहते हैं। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। देख लीजिए कि गिग वर्कर कौन होते हैं, और इसमें फिर से बता देता हूँ कि स्वतंत्र रूप से ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी गिग वर्कर होते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले कर्मचारी, फूड डिलीवरी ऐप और ऐप के जरिए कैब सुविधा देने वाले कर्मचारी, ठेका पर काम करने वाले कर्मचारी, कॉल पर काम करने वाले, आपने कॉल किया वो आ गए, आपका काम किया और चले गए, ऐसे कर्मचारी, और सभी तरह के अस्थायी कर्मचारी, ये सब गिग वर्कर हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है ग्रीन बॉन्ड। कुछ महत्वपूर्ण बॉन्ड हैं जो चर्चा में रहते हैं और ये बॉन्ड आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ग्रीन बॉन्ड हाल ही में चर्चा में रहा है, जिसको देख लेते हैं। ग्रीन बॉन्ड क्या है? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने द्वारा इनके अध्ययन के अनुसार भारत में सूचना विषमता के कारण ग्रीन बॉन्ड जारी करने की जो लागत है अन्य बॉन्डों की तुलना में अधिक रही है। यानी कि ग्रीन बॉन्ड जारी करने की जो लागत है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, ऐसा आरबीआई का मानना है। तो आप जान लेते हैं ग्रीन बॉन्ड है क्या। ग्रीन बॉन्ड है किसी भी अन्य बॉन्ड की तरह ऋण प्राप्ति का एक साधन है। हम जानते हैं कई तरह के बॉन्ड जारी किए जाते हैं जिससे ऋण यानी जो मार्केट से पैसा अवशोषित किया जाता है या पैसा निकाला जाता है या ऋण लिया जाता है। तो वैसे ही एक ग्रीन बॉन्ड है। ग्रीन बॉन्ड में इसके माध्यम से ग्रीन केवल जो पर्यावरणीय जो ग्रीन परियोजनाएं हैं उन्हीं के लिए आप धन जुटा सकते हैं। यह मुख्यतः नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, स्थायी जल प्रबंधन आदि से संबंधित होता है। यानी कि आपको अगर कोई कंपनी खोलनी है जिसमें आप सोलर पैनल की कंपनी खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आप ग्रीन बॉन्ड जारी कर सकते हैं। या फिर आप की कोई बहुत बड़ी कंपनी है, आप उसमें सौर पैनल लगाना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि भैया हम एक नवीकरणीय ऊर्जा के लिए कुछ पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं और निश्चित समय पर हम ये वापस कर देंगे, तो हम इसे ग्रीन बॉन्ड कहा जाएगा। जब आप इसे जारी करेंगे पैसा इकट्ठा करने के लिए तो ग्रीन बॉन्ड होगा। और ये जो एक नियमित ग्रीन बॉन्ड, एक ग्रीन बॉन्ड में मुख्यतः जो बाकी के नियमित ग्रीन बॉन्ड होते हैं, बाकी के जो रेगुलर बॉन्ड होते हैं, परंपरागत बॉन्ड होते हैं, और ग्रीन बॉन्ड में मुख्यतः अंतर यह है कि जो ग्रीन बॉन्ड जारी करता है वो सार्वजनिक रूप से कहता है कि हम ये पर्यावरण के लाभ के लिए जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, और व्यापारिक गतिविधियों के लिए इसको अर्जित नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। तो देखते हैं अगला बॉन्ड कौन सा है। अगला बॉन्ड है ब्लू बॉन्ड। ब्लू बॉन्ड भी पर्यावरण से संबंधित बॉन्ड होते हैं जो समुद्र और संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा हेतु परियोजनाओं और समुद्र को वित्त पोषित करने के लिए जारी किए जाते हैं।
और सभी ब्लू बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड होते हैं। सभी ब्लू बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड होते हैं, क्यों? क्योंकि वो भी पर्यावरण के लिए काम किए जा रहे हैं, तो इसलिए ब्लू बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड ही होते हैं। लेकिन चूंकि समुद्र विशेष के लिए काम कर रहे होते हैं, इसलिए इन्हें ब्लू बॉन्ड कह दिया जाता है। लेकिन सभी ग्रीन बॉन्ड ब्लू बॉन्ड नहीं हो सकते, क्योंकि समुद्र के लिए सारे ग्रीन बॉन्ड थोड़ी काम कर रहे हैं ना। तो चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला है जलवायु बॉन्ड। जलवायु बॉन्ड में क्या है, जो ग्रीन बॉन्ड है, ग्रीन बॉन्ड और जलवायु बॉन्ड को कभी कभी एक दूसरे के पर्याय की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो जलवायु बॉन्ड है, ये शब्द कुछ अधिकारी विशेष रूप से कार्बन उत्सर्जन को कम करने या जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने पर केंद्रित परियोजनाओं के लिए उपयोग करते हैं। यानी कि जब ऐसी परियोजना के लिए धन इकट्ठा किया जाए जिसमें मेन रूप से जलवायु परिवर्तन पे ही काम किया जा रहा हो, तो इन्हें जलवायु बॉन्ड कहते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है वेब 3.0। वेब 3.0 क्या है? जो WW यानी वर्ल्ड वेब वाली जो वेबसाइट, जो ना वेबसाइट के आगे जो WW लगा होता है, ये आज से लगभग काफ़ी जब से शुरुआत हुई थी तब से लेकर 2014 तक चल रहा था। तो वो एक साधारण वेब था, फिर इसके बाद इसमें इवोल्यूशन हुआ, फिर वेब 2.0 आया, फिर वेब 3.0 आया। तो अब जो वेब 3.0 है, एक नया जनरेशन आ रहा है वेब का, उसके लिए है ये। तो हुआ क्या है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक के मालिकाना हक वाली कंपनी मेटा ने 3.0 वेब 3.0 सॉफ्टवेयर के लिए ट्रेडमार्क संबंधित आवेदन किए हैं। सिर्फ मेटा ने ही नहीं, इसके पहले माइक्रोसॉफ्ट और स्पॉटिफाई ने भी कुछ और कंपनियों ने वेब 3.0 विशेषज्ञ सेवाएं लेने की बात कही है। और इसके संबंध में बहस चल पड़ी है कि भाई वेब 3.0 अगली पीढ़ी का, यानी तीसरी पीढ़ी का इंटरनेट साकार होने वाला है। इंटरनेट यानी वर्ल्ड वाइड वेब को मोटे तौर पर 30 से 35 साल हो चुके हैं। 30 से 35 साल पहले WWW की शुरुआत हुई थी। और असल में ये किसी सर्वर में, यदि यह क्या है कि किसी सर्वर में जमा वेबसाइटों या वेब पेजों के एक संग्रह की तरह होता है, जो इंटरनेट के संजाल के जरिए स्थानीय कंप्यूटरों, लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि से जुड़ा होता है। वर्ल्ड वाइड वेब की पहली पीढ़ी यानी वेब 1.0 सबसे पहले वर्ष 2014 में कंप्यूटर विज्ञानी गैविन गुड ने किया था। इसका जो आविष्कार है, और इसे भविष्य का इंटरनेट करार दिया था। वैसे तो वेब जो है वो 3.0 की सबसे बड़ी खूबी ये बताई जा रही है कि जो उपयोगकर्ता है उनके जो डाटा है, उनके डाटा इस्तेमाल, नियंत्रण और स्वामित्व का अधिकार बढ़ेगा। लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल काम है, और इससे विकेंद्रीकृत और निष्पक्ष इंटरनेट सामने आएगा। तो वेब 3.0 और कुछ नहीं है, जो वेब WWW था उसी का नया जनरेशन या नया रूप है जो आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये आज हमने 10 टॉपिक कवर किए। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आज हमने जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो कवर करने में काफ़ी टाइम लगाया, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अब तक आप तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।